भीमपुर गांव में शंकर नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। शंकर बहुत ही मेहनती था। अपने खेतों को वह अपने बच्चों की तरह सींच कर रखता था। लेकिन एक रोज देर रात तेज आंधी तूफान भीमपुर गांव में तबाही लेकर आता है। सभी किसानों की फसल तबाह हो जाती है। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ये आंधी तूफान कितनी तबाही लाई, हमारा सब कुछ बर्बाद करके चली गई। संभालिए अपने आप को। भगवान के आगे किसकी चली है? जो ऊपर वाले की मर्जी है वही होता आया है। और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो तुम? भला क्या चाहिए इसमें हमारे लिए? हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। कर्जा लिया था जमींदार साहब से, अब वो कैसे देंगे? 2 वक्त की रोटी खाने पे भी आफत हो गई। हे भगवान, क्या किया तूने? कैसे कैसे दिन दिखा रहे हम गरीबों को। हे प्रभु, क्यों किया? शंकर अपनी फसल की बर्बादी पर रो ही रहा होता है कि तभी उसकी पड़ोस की विमला काकी उसके घर आती है। हाँ शंकर, ये गांव में कैसी तबाही आई। मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। सब कुछ तबाह हो गया। ना जाने अब ये गांव कैसे उभर पाएगा इस बर्बादी से। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब गांव के लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? जमींदार की फसल तक बर्बाद हो गई। अब तो ऊपर वाला ही रखवाला है, वरना इस गांव में भूखमरी आने से कोई नहीं रोक सकता। शुभ शुभ बोलिए काकी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने जब मुश्किलों में मुझे डाला है तो अब वही हमें इससे बाहर भी निकालेंगे। गांव के लोग काफी परेशान थे कि गांव की फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में अधिकतर लोग अब मजदूरी पर उतर आए थे। वहीं दूसरी तरफ शंकर भी गोदाम में मजदूरी का काम करने लगा था। जमींदार की एक बड़ी सी गोदाम थी जिसमें गांव वालों को काम तो मिल गया था, लेकिन बहुत ही कम पैसों में, जिससे उनके लिए 2 वक्त का गुजारा हो पाना बहुत ही मुश्किल था। ये देखकर सीमा एक रोज अपने पति शंकर से कहती है, अजी सुनिए, इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। आधा पैसा तो जमींदार अपने कर्ज में काट रहे हैं और जो आधा पैसा मिला है हमें, उसमें हम पूरे दिन की 1 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे काम करना चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम बाहर जाके काम कैसे कर सकती हो? तुम्हारा शरीर देखा है तुमने, कितना कमजोर है। तुमसे बाहर जाना और काम करना नहीं हो पाएगा, और किया भी तुमने तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप कहें तो क्यों ना मैं सावित्री काकी से मटका बनाना सीख लूं। वो बहुत अच्छा मटका बनाती हैं और उसे मैं बेचकर 2 पैसे कमा लूंगी, जिसमें मुझे कोई थकावट भी नहीं होगी और पैसे भी आ जाएंगे। इतना कहकर अगले ही दिन से सीमा पास की सावित्री काकी के घर मटका बनाने पहुंचती है। हालांकि सीमा लगातार कई दिन सावित्री के घर मटका बनाती है और लगभग 5 से 6 दिनों में उसे अच्छे से मटके बनाने आ भी जाते हैं। एक रोज सावित्री देर शाम एक छोटा सा मटका लिए घर आती है। शंकर घर में खाट पर बैठा हुआ पानी पी रहा होता है। अरे सीमा, ये मटका कहाँ से लाई हो? बहुत प्यारा है। क्या इसे तुमने बनाया है? हाँ, इसे मैंने ही बनाया है। आपको पता है, सावित्री काकी के यहाँ से एक आदमी मटका लेने आया था और वो कह रहा था इसमें मटका बिरयानी बनाएगा, यानी कि इसमें बिरयानी भी बनाई जा सकती है। हाँ, बनाई जा सकती है। अरे मटका बिरयानी बहुत आसान होती है। लगता है तुमने कभी खाया नहीं है। पता है, बहुत स्वादिष्ट होती है। अच्छा सुनो ना, एक काम करता हूँ, विमला काकी के बारे में जाता हूँ, एक मुर्गी को चुरा के ले आता हूँ, उसकी ना मटका बिरयानी बना के खाएंगे। हाँ, मुझे भी बहुत दिनों से बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। चाहिए जल्दी से विमला काकी की नजरों से छुपाकर उनके बाड़े में से एक मुर्गी चुरा लाइए। इतना कहकर सीमा आंगन में चली जाती है और शंकर अपनी पड़ोसन विमला के बाड़े से मुर्गी लाने, और कुछ ही देर बाद शंकर चोरी छिपे विमला काकी के बाड़े से एक मुर्गी उठाकर लाता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर बनाते हैं मटका बिरयानी। अजी, मुझे लग रहा है ये मटका बिरयानी कुछ खास नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी इसका कलर तो बहुत प्यारा आया है। ऐसा लग रहा है बाजार से खरीद कर लाए हो। तुम्हें पता है, जब मैं कुछ दिनों पहले ना शहर गया था तो चाचा के घर पे ना कुछ दिन रहा था, तो वो ना बिरयानी बनाते थे, तो मैंने उनसे सीख लिया था। तभी तो मैं कहूँ कि आपको चिकन बनाने का इतना ज्ञान कहाँ से मिला। और खैर, जो भी है, अब मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। शंकर और सीमा अब मटके में बनी मटका बिरयानी खाने बैठते हैं और जैसे ही सीमा उस बिरयानी को खाती है तो वो अपने पति से कहती है, अजी, क्या मटका बिरयानी बनाई है आपने? खाकर तो दिल ही खुश हो गया। हाँ, सही कह रही हो तुम, एकदम दुकान की बिरयानी की तरह लग रही है। सुनो ना, मैं क्या सोच रहा था कि हम इसकी दुकान खोल ले क्या?
वैसे सावित्री काकी तो है ना मटका बनाने के लिए, और बात रही चिकन की, उसको मैं देख लूंगा कि कैसे लाना है और मैं ले आऊंगा। आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है आपने। वैसे क्यों ना मैं ये मटका बिरयानी की दुकान लगा लूं और आप जमींदार जी को गोदाम में काम करके उनका कुछ कर्ज उतार दो। बाकी का कर्ज अगर दुकान अच्छा चला तो हम जल्दी उतार देंगे। तुम सच में मटका बिरयानी की दुकान खोलना चाहती हो? मैं तो बस यूं ही कह रहा था। लेकिन मैं ही क्यों नहीं कर रही? अभी तो हमें काम की जरूरत है और अगर हमने खुद से कुछ अच्छा नहीं किया तो शायद हमारे दिन इससे भी बुरे गिर सकते हैं। सीमा की बात सुनकर शंकर अपनी पत्नी की बातों पर गौर करता है और अगले ही दिन अपनी माँ की संदूक से अपनी माँ के सोने के कंगन गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लाकर मटका बिरयानी की दुकान लगा लेता है। अजी आज मेरी इस दुकान का पहला दिन है। मुझे तो थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई जरूरत हो तो किसी को भेज देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ काम पर। इतना कहकर शंकर अपने काम पर निकल जाता है और सीमा मटका बिरयानी की दुकान गांव की ही नुक्कड़ पर लगाकर ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगती है। तभी वहां विमला का आना होता है। अरे सीमा, ये क्या खोल दिया तूने? मटका बेच रही है तू? और ये पोस्टर में क्या लगा रखा है? मुर्गे की टांग। अरे काकी, इसे मटका बिरयानी कहते हैं। आप भी जरा मेरे हाथों की बिरयानी का टेस्ट लेकर देखिए। एक बार जो खाया फिर बार बार आया। अरे क्या बात है, गांव में पहली औरत तू ही है जो अपने मर्द के कदम से कदम मिला के चल रही है, वो भी इस मुसीबत की घड़ी में। तू अपने मर्द के लिए झांसी की रानी बनी हुई है। क्या करूँ काकी, आप तो जानती ही हैं फसल बर्बादी के बाद से सब कुछ तबाह हो गया है और सब कुछ फिर से बनाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। अरे तू सब कर लेगी। आज मुझे तुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि कोई औरत तो काम करने निकली है, वरना सभी औरतें घर में बैठकर चूल्हे चौके में लगी रहती हैं। पहले दिन तो सीमा की दुकान कुछ खास नहीं चलती, लेकिन दूसरे दिन थोड़ी बहुत बिक्री हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे गांव के लोगों को सस्ते और टेस्टी मटका बिरयानी के बारे में पता चलता है, तो लोग सीमा के मटका बिरयानी का स्वाद लेने पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ये बात जमींदार के कानों में जाती है और जमींदार शंकर से कहता है, अरे शंकर, सुना है तेरी पत्नी मटका बिरयानी की दुकान लगा रही है और मटका बिरयानी काफी सस्ता भी है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। तो कभी मुझे भी मटका बिरयानी खिला अपनी पत्नी के हाथों का। हाँ हाँ जरूर मालिक, मैं अभी जाके ना गर्मा गर्म मटका बिरयानी लेकर आता हूँ आपके लिए। हाँ जरूर, वैसे ही भूख बहुत तेज लगी है। अगर तेरी पत्नी के हाथों का मटका बिरयानी मुझे पसंद आया तो तुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। शंकर अब अपनी पत्नी के मटका बिरयानी की रेडी पर आता है और अपनी पत्नी से अच्छा सा गर्मा गर्म मटका बिरयानी पैक करने के लिए कह देता है और जल्दी जल्दी शंकर जमींदार के घर मटका बिरयानी लेकर पहुंच जाता है। जमींदार भी सीमा के हाथों का बना मटका बिरयानी का स्वाद लेकर कहता है, वाह वाह वाह, क्या मटका बिरयानी बनाई, खाकर तो मजा ही आ गया। जी मालिक, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपकी पत्नी को मेरे हाथों का मटका बिरयानी पसंद आया। अरे सच में मटका बिरयानी बहुत ही टेस्टी बना है। वैसे तो जानता है मेरी बेटी की शादी है और उसी शादी में तेरी पत्नी को मैं ऑर्डर देता हूँ 400-500 मटका बिरयानी बनाने का। जी मालिक, मेरी पत्नी बिटिया की शादी में ना मटका बिरयानी जरूर बनाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। 400-500 मटका बिरयानी बना तो लेगी ना तेरी पत्नी, या फिर उससे एक दिन में हो नहीं पाएगा? जैसा हो मुझे जरूर बता दियो। मालिक आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं भी सीमा के साथ मटका बिरयानी बनाने में उसकी मदद करूंगा। गांव में जमींदार की इकलौती बेटी वसुंधरा की शादी बड़ी ही धूमधाम से होनी थी और इसमें दूर दूर से हलवाई को बुलाया था और शंकर की पत्नी के बने हाथों का मटका बिरयानी भी जमींदार ने बनवाया था। इसके लिए जमींदार शंकर को अच्छी खासी रकम देता है। अजी देख लिया ना, मैंने आपको पहले ही कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए जमींदार जी ने हमें मटका बिरयानी बनाने का कितना पैसा तो दे ही दिया है कि अब हम उनका कर्ज भी चुका सकते हैं और अपने इस टूटे फूटे घर को भी बनवा सकते हैं। हाँ सीमा, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि जमींदार साहब ने हमें इस लायक समझा कि अपनी बेटी की शादी में हमसे मटका बिरयानी बनाने को कहा। और देखा तुमने, हमने तो कमाल कर दिया और गांव के लोगों को तो हमारी मटका बिरयानी बहुत पसंद है, साथ ही जमींदार जी के मेहमानों को भी बहुत पसंद आया है। शंकर जो कि कुछ समय पहले कर्ज में डूबा हुआ था, उसके पास एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी तरकीब और हुनर के कारण उसने अब अपना घर भी बना लिया था और वह अपने कर्जे को भी चुकता कर चुका था और खुशी खुशी मेहनत मजदूरी करके खा रहा था। नैना, राघव और नितिन बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। नैना दिखने में काली थी,
नैना शुरू से ही राघव को बहुत पसंद किया करती थी। इसीलिए नैना के घर वाले राघव की माँ से नैना और राघव की शादी की बात करते हैं। और फिर राघव की माँ नैना से कहती है, भले ही नैना का रंग काला हो, लेकिन इसके नैन नक्श देखने में बहुत ही सुंदर हैं। मुझे तो बचपन से ही अपने बेटे के लिए नैना जैसी ही बहू चाहिए थी, और हुआ भी ऐसा ही। अरे बहन जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपको हमारी बेटी काली होते हुए भी इतनी पसंद है। अरे बहन जी, आज के जमाने में कौन देखता है काले गोरे को, सब है तो आखिर इंसान ही ना। हाँ, सही कह रही हैं आप। तो अब जल्दी से अपने बेटे राघव को घर वापस बुला लीजिए, फिर जल्दी से चट मंगनी और पट ब्याह कर देंगे। हाँ सही कहा, मैं आज ही उसे कॉल करके बुला लेती हूँ और शादी की खबर सुनाती हूँ उसे। इतना कहकर अब दोनों कुछ देर और बातें करते हैं और फिर कुंती वहाँ से अपने घर चली जाती है। जिसके बाद कुंती घर जाकर अपने बेटे राघव को कॉल करती है और उसे जल्दी से घर आने के लिए कहती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है, जिसके बाद राघव से कुंती कहती है, अरे मेरा बेटा आ गया तू, कैसा है मेरा बच्चा? हाँ हाँ माँ, मैं आ गया। आप ये बताओ कैसे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाया? तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो तुझे कल मिलेगा। आज तो तू आराम कर। अब बता भी दो माँ, क्या बात है? ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। अरे बस एक ही दिन की तो बात है, रुक जा, सब्र कर ले, सब पता चल जाएगा तुझे। अच्छा ठीक है, कर लेता हूँ सब्र। अच्छा, मैं नितिन से मिलने जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। हाँ ठीक है, जा मिला अपने दोस्त से। इतना कहकर अब राघव नितिन से मिलने के लिए अपने घर से चला जाता है और कुछ देर बाद नितिन के घर पहुंच जाता है, जहां पर राघव उसे मिलकर बहुत खुश होता है। वहीं दोनों फिर बात करते हैं और फिर एक साथ नैना से मिलने के लिए जाते हैं। उन्हें देखकर नैना खुशी से कहती है, अरे राघव, तुम कब आए? और नितिन भी तुम्हारे साथ है? बताया नहीं तुम दोनों ने कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो? अगर बता देते तो तुझे ऐसे हैरान होते हुए कैसे देखते? हाँ सही कहा। और देखो तो इसे इतने टाइम बाद भी ये जरा भी नहीं बदली है, अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। जैसी पहले थी? और तुझे नहीं पता राघव, तेरे जाने के बाद इसने मुझे कितना परेशान किया है। मेरा दिमाग खा जाती है ये। जब मैं था तब मेरा दिमाग खाती थी, और अब तू है तो अब तेरा दिमाग खाती है। सही तो है। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? नितिन जब देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। अरे अब मैं इतने टाइम बाद आया हूँ तो अब तुम दोनों लड़ो मत, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चल चलते हैं घूमने, पर हम दोनों इसे नहीं लेकर जाएंगे। अब और कुछ बोला ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अच्छा, अब लड़ाई और मजाक बंद, हम तीनों जाएंगे बाहर। ठीक है, चलो अब। इतना कहकर अब तीनों घर से बाहर जा ही रहे थे कि तभी नैना के घर के बाहर उन्हें विमला मिलती है, जो तीनों को साथ देखकर कहती है, अरे गांधी के ये 3 बिगड़े हुए बंदर कहाँ जा रहे हैं फुदकते हुए? आंटी जी चिड़ियाघर जा रहे हैं, कहो तो आपको भी ले जाएं। आप जैसी एक शानी लोमड़ी चिड़ियाघर में भी रहती है, मिलकर थोड़ी बात कर लेना उनसे। अरे मुझे याद आया कि मैं यहाँ कुछ काम करने के लिए आई थी, जाती हूँ, तुम सब जाओ मजे करो। नितिन की बात सुनकर विमला की बोलती बंद हो जाती है और वो सीधा नैना के घर में चली जाती है और घर में आकर नैना की माँ से कहती है, क्या बात है रीना बहन, आपकी बेटी के दोनों दोस्त आज काफी दिनों बाद घर आए हैं और आते ही तीनों घूमने भी निकल गए। अरे विमला, इतने पुराने दोस्त हैं तीनों, अब सालों बाद मिले हैं तो घूमेंगे फिरेंगे ही ना। और ये बताओ कि तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं तो थोड़ी सी चीनी लेने आई थी, लेकिन यहाँ आई तो तीनों बच्चों को साथ देख थोड़ी सी बात करने लगी। और अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ रीना बहन, अगर इन तीनों में ऐसी ही दोस्ती बनी रही तो कल को कहीं तुम्हारे घर नैना के लिए 2 बारात ना आ जाए। अरे नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आएगी तो एक ही बारात, वो भी राघव की। उसकी माँ ने खुद ही रिश्ता पक्का किया है। अरे वाह, किस्मत हो तो तुम्हारी बेटी नैना जैसी। इतनी काली होने के बाद भी उसके लिए सामने से शादी के रिश्ते आ रहे हैं। कहना क्या चाहती हो विमला? मेरी बेटी काली है तो क्या उसे शादी करने का हक नहीं है? अपने काम से काम रखो तुम। विमला की बात सुनकर विमला चीनी लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और यूं ही एक दिन और बीत जाता है, जहाँ राघव की माँ उसे तैयार होने के लिए कहती है और तभी वहाँ नितिन आ जाता है और वो राघव से कहता है, अरे राघव, आंटी जी आप दोनों कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? अरे मैं तो बताना ही भूल गई तुझे नितिन, आज राघव और नैना की सगाई है। क्या कहा? सगाई? सगाई?
हाँ, कुछ दिनों पहले तेरी और नैना की शादी तय हो गई और 2 दिन बाद शादी है। माँ, ये सब आपने मुझसे पूछे बिना कैसे किया? और ये सब क्या नैना को पता है? हाँ, उसे सब पता है और तू मेरा बेटा है। और तो और नैना और तू साथ रहे हो बचपन से, अब शादी में क्या हर्ज है फिर? माँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। दोस्ती की बात अलग होती है और शादी की अलग। मैं एक काली लड़की के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं जा रहा हूँ वापस जहाँ से आया था। आप कुछ भी करके शादी के लिए मना कर देना। इतना कहकर अब राघव वहाँ से अपना सारा सामान लेकर चला जाता है और दूसरी ओर नैना और उसका परिवार राघव का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ राघव की माँ आकर सब बताती है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और नैना का भी दिल टूट जाता है। लेकिन एंड मौके पर नितिन वहाँ आता है और नैना से कहता है, नैना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ये बात पहले तुम्हें नहीं बता पाया और अब बताता हूँ कि बचपन से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नैना, मैं तुझ पर कोई जोर नहीं देना चाहती, पर तुझे जो सही लगे बेटी तू वही करना। मैं वादा करता हूँ नैना, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा और जिस दिन की शादी तय हुई है उसी दिन बारात लेकर आऊंगा। अरे सोच क्या रही है नैना, एक तो तू काली है और जिससे रिश्ता हुआ वो भाग गया, उसके बाद भी ये लड़का तुझसे शादी करना चाहता है। बड़ी बात है, मान जा। नितिन का प्यार देखकर नैना शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की मंगनी हो जाती है। 2 दिन बाद शादी भी होने वाली थी और यूं ही 2 दिन और बीतते हैं। नैना और नितिन की शादी का दिन करीब आ जाता है और वहाँ राघव ये सोचकर परेशान हो जाता है कि कहीं उसने नैना के साथ कुछ गलत तो नहीं किया और वो खुद से कहता है, यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी है, जैसी भी है, लड़की अच्छी है, शादी कर ही लेनी चाहिए। लेकिन अब वो मुझसे शादी क्यों करेगी? पर एक काम करता हूँ, सीधा उसके घर बारात लेकर पहुँच जाता हूँ, किसी को भी बताए बिना, और फिर वो शादी के लिए मना भी नहीं कर पाएगी। अब यहाँ से नितिन बैंड बाजे के साथ बारात लेकर नैना के घर पहुँचता है और सामने से ढोल ताशों के साथ राघव बारात के साथ आ जाता है और ये देखकर सब हैरान थे। और फिर विमला कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? एक काली लड़की के लिए 2 बारात आई है, ये तो बड़ी अजीब बात है। अब ये लड़की शादी किससे करेगी? अरे ये तो राघव है, लेकिन वो तो नैना से शादी ही नहीं करने वाला था। अब क्या होगा? नैना भी राघव को अचानक सामने पाकर हैरान हो जाती है। राघव अपनी गलती की माफी मांगने लगता है और नितिन उसे देखकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे लगा था अब नैना राघव से ही शादी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और नैना नितिन से शादी करने के लिए कहती है, मेरे बुरे वक्त में जो मेरे साथ रहा वही मेरा जीवन साथी होगा, जिसे मेरे काले रंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नितिन, शादी का समय हो गया है। नितिन और नैना शादी कर लेते हैं और राघव वहाँ से चला जाता है। मानक नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए शीशे में खुद को निहारते हुए बोलता है, आज तो नई गर्लफ्रेंड पटाने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। इतनी भोली शक्ल पर भी अगर लड़कियों का दिल न पिघले तो लानत है मुझ पर। वैसे लड़कियां भी कितनी बेवकूफ होती हैं, इन्हें अपने जाल में फंसाना कितना आसान होता है। इतना बोलकर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे बहुत सारी लड़कियां बार बार देख रही होती है। ये सब देखकर वो अपने आप में ही खुश होने लगता है। वो क्लासरूम में पहुंचते ही कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हिमानी को देखते हुए अपने हाव भाव दिखाने लगता है। वो उसके पास जाकर बोलता है, हेलो बेबी। बेबी, भांग खाकर आए हो घर से? नहीं, भांग तो नहीं, लेकिन तुम्हारा नशा मुझ पर चढ़ गया है। ओ हेलो, कहीं और जाकर टाका भेड़ो, चीप कहीं के। अरे तुम तो बुरा ही मान गई। वैसे मैं कह रहा था कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? इतनी मेहरबानी तो कर ही दोगी मुझ पर? नेवर, पतली गली से फुर हो जाओ। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत से बचकर जाओगी कहाँ? गो टू हेल। इतना बोलकर हिमानी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन मानक उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है। मानक ने उसे कन्विंस करने के लिए हर तरकीब लगा ली, लेकिन हिमानी के जिद्दी बर्ताव की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए फोन पर बोलता है, अगर तुम कॉलेज खत्म होने के बाद ग्राउंड में नहीं आई तो मैं कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, झन्नुम में जाओ तुम। हिमानी इतना बोलकर कॉल कट कर देती है और कॉलेज खत्म होने पर वो थोड़ा परेशान होकर अपने आप से बात करते हुए बोलती है,
अगर वो छत से सच में कूद गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो उसे मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जाकर देखना चाहिए। हिमानी ग्राउंड में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड सीमा का कॉल आता है और वो कॉल पर उसे मानक के बारे में बताती है। हेलो हिमानी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ कॉलेज के गेट के सामने। यहाँ मानक तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है और वो कॉलेज के टेरेस पर चढ़कर जान देने की बातें कर रहा है। जल्दी आओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तू उसे रोक कर रख, मैं अभी आती हूँ। कॉलेज के बाहर ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मानक ऊपर कॉलेज की छत से कूदने की एक्टिंग कर रहा था। तभी वहाँ हिमानी आती है और उसे मना करते हुए बोलती है, ये क्या पागलपन है मानक, तुम नीचे उतरो वहाँ से, प्लीज नीचे उतर जाओ। पहले मुझे आई लव यू बोलो, तब मैं नीचे आऊंगा, वरना मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हे भगवान, ये मुझे कहाँ फंसा दिया। अब क्या करूँ? आई लव यू बोल देती हूँ, बाद में देखेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, प्लीज नीचे आ जाओ। पहले सभी के सामने मुझे आई लव यू बोलो। अच्छा ठीक है, आई लव यू। इतना सुनकर सभी शोर मचाने लगते हैं और मानक छत से नीचे आकर उसे हक करके बोलता है, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। वैसे अब मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है, कहो तो तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके नो प्रॉब्लम, बाय बेबी। बाय। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन साथ में बिताने के बाद हिमानी उस पर विश्वास करने लगी थी। वो उसके साथ घूमने फिरने, खाने पीने के लिए भी कभी कभी चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी फ्रेंड सीमा उसके बारे में पूछते हुए बोलती है, और कैसा चल रहा है तेरा और मानक का? काश मेरे पास भी तेरे जैसा आशिक होता जो मेरे लिए भी जान देने को राजी हो जाता। अरे सबके नसीब में नहीं है ऐसा प्यार करने वाला। बहुत अच्छा है वो। मैं उसे पहले एक अनाड़ी किस्म का लड़का समझती थी, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली होती है। वैसे खुद के दम पर बिजनेस के लिए पैसा जोड़ रहा है वो। अपनी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन काम भी कर रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल के लड़के कहाँ बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तू उसे सपोर्ट करना हमेशा। हाँ हाँ, भले ही उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके भेजे में भेजा सही भेजा है भगवान ने। आई एम सो लकी। अब मेरे भेजे का भजिया मत बना। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। हिमानी इतना बोलकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद मानक का कॉल आता है और वो उससे किसी बड़े बिजनेस कंपनी से जुड़ने के लिए पैसे मांगते हुए बोलता है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है हिमानी, क्या मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें 1 महीने बाद लौटा दूंगा। पहले ले तो लो पैसे, और मैंने लौटाने की बात कही तुमसे। वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कुछ 50,000 रुपए। इतने तो नहीं है मेरे पास, कुल मिला के 35,000 हो पाएंगे। बाकी मैं सीमा से मांगती हूँ, तुम्हें मिलकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी। ओके ओके। हिमानी सीमा के घर जाकर उससे पैसों की मदद मांगती है। सीमा उसे 15,000 रुपए दे देती है, जिन्हें हिमानी बैग में रखकर मानक को कॉल करके कॉलेज के पास मिलने की बोलती है। मानक उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। हिमानी भी थोड़ी देर में वहाँ आकर उसे पैसों का बैग देते हुए बोलती है, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बिजनेस में अच्छा स्कोप करना, पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। थैंक्स यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। थैंक्स टू सपोर्ट मी। इतना बोलकर हिमानी वहाँ से चली जाती है और मानव बैग में पैसे चेक करते हुए बोलता है, अरे चांदी ही चांदी, मैं इन पैसों से आज का सट्टा लगाऊंगा और उसके बाद पैसा ही पैसा। इतने सारे पैसे देखकर मानक बौखला जाता है और उसके मन में लालच पनपने लगता है। वो धीरे धीरे हिमानी से हर हफ्ते 15 दिन के बीच बिजनेस के नाम पर पैसे लिया करता और ऐश में उड़ाया करता। वो ऐसे ही कई लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर सट्टा खेलता और जुए में पैसे बर्बाद करता। एक दिन ऐसे ही सीमा अपने फ्रेंड के बर्थडे पर क्लब जाती है और वहाँ मानक को नशे के हालत में जुआ खेलते हुए देखकर हैरान होती है। वो उसका वीडियो बनाकर हिमानी को व्हाट्सएप करती है। हिमानी उस वीडियो को देखकर अपने होश खो बैठती है और रोने लगती है। अगली सुबह मानक हिमानी को पैसे के लिए कॉल करके 3 बजे कॉलेज के पीछे बुलाता है, लेकिन हिमानी पैसे लेकर
वहाँ 3 बजे से पहले ही पहुँच जाती है और वहाँ मानक की बाहों में किसी गरिमा नाम की लड़की को देखकर चौंक जाती है। वो मानक को ताना कसते हुए बोलती है, वाह क्या टैलेंट है आप में मानक जी। किसने सिखाया आपको ये सब? कितने भोले हो ना तुम। कभी मेरे साथ चीट किया, कभी इस लड़की के साथ, तो कभी न जाने किसके साथ। ये सब करके तुम्हें मजा तो बहुत आता होगा। जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, धोखे से हम जैसी लड़कियों से पैसे मांगते हो। जितनी तारीफ करी जाए आपकी कम है। हिमानी, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने हम दोनों के साथ धोखा किया। ये प्यार नाम की चीज को व्यापार समझता है। सिर्फ हम दोनों के साथ नहीं, इसने हम जैसी कई मासूम लड़कियों के साथ यही सुलूक किया है। पैसे चाहिए थे ना तुम्हें, ये लो, ये भी रख लो, और चाहिए तो और भी रख लो। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हिमानी और गरिमा उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। उसे कोर्ट के सामने पेश करने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हिमानी और गरिमा अपनी जिंदगी के इस इंसिडेंट को हमेशा याद रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।